बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिक्स सेकेंड ईयर यूनिट नंबर 27 न्यूक्लियर फिजिक्स के सॉल्व न्यूमेरिकल इंक्लूडिंग सेल्फ असेसमेंट एंड वर्क एग्जाम्पल। टेक्स्ट बुक के वर्क एग्जाम्पल और सेल्फ असेसमेंट के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में दिए गए लिंक में से इसका सॉल्व पीडीएफ डाउनलोड करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। ओके, कोई भी बात अगर समझ नहीं आए आप वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दिए गए नंबर पर राब्ता करके भी आप इसके हवाले से आप पूछ सकते हैं अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हो। अगर आपके पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहे, इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप दिए गए नंबर्स पर राब्ता करके आप पूछ सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, न्यूमेरिकल्स के लिहाज से भी और क्वेश्चंस के लिहाज से भी, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी एंड न्यूमेरिकल्स के लिहाज से भी ये पेपर में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, आल्सो एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी। तो इसलिए पूरे तवज्जो के साथ इस सवाल को देखिएगा, हर सवाल को। सबसे पहला वर्किंग एग्जाम्पल है, एट द एलिमेंट रेडियम वाज डिस्कवर्ड बाय मेरी एंड पेरी क्यूरी। सबसे पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन्होंने डिस्कवर किया 1898 में। वन ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ रेडियम, आपको रेडियम का आइसोटॉप जो है वो दिया हुआ है 88-226, डिकेज बाय अल्फा इमिशन। डिकेज बाय अल्फा इमिशन यानी इससे अल्फा रेज इमिट हुई है। व्हाट इज द रिजल्टेंट डॉटर एलिमेंट्स। आप डायरेक्टली भी इक्वेशन लिख सकते हैं लेकिन हम प्रॉपर इसको सॉल्व करेंगे। ओके, हमारे पास जर्नल इक्वेशन होती है, इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी डेटा बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको इक्वेशन लिखनी है। तो इसलिए आप देखिए, सबसे पहले आपको एक जर्नल इक्वेशन पता होनी चाहिए कि जर्नल इक्वेशन हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो Z से डिनोट होता है और एटॉमिक मास A से डिनोट होता है। अल्फा इमिशन का मतलब है कि नए एलिमेंट में चले जाएगा यानी Y में, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा 2 पे, और इसका जो मास नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा 4, और नतीजन हीलियम न्यूक्लियाई इमिट होगा, क्योंकि अल्फा रेस दरअसल हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं। ओके, अल्फा रेस इज द हीलियम न्यूक्लियाई। अल्फा रेस दरअसल हीलियम न्यूक्लियस को बोलते हैं। तो आप ज़रा बताइए, रेडियम में से अगर आपके पास अल्फा रेस इमिट होगी तो रिमेनिंग कौन सा एलिमेंट आएगा। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि रेडियम जो है हमारे पास, रेडियम हमारे पास है 88-226। ओके, इसमें से अल्फा रेज इमिट होगी तो नतीजे में Y आएगा हमारे पास। ओके, और उसमें से हीलियम न्यूक्लियाई इमिट होगा। तो हम इसको प्रॉपरली सॉल्व कर रहे हैं, वैसे हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हम इसको एग्जामिनेशन के लिहाज से कैसे सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम बताएंगे। तो Y जो है वो हमारे पास क्या है, डॉटर एलिमेंट है। ओके, Y जो है वो नया एलिमेंट बनेगा अल्फा रेज इमिट होने के बाद। तो अल्फा रेस Y का नाम है द डॉटर एलिमेंट। अल्फा रेज इमिट होने के बाद इसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होगी, जबकि एटॉमिक मास में 4 की कमी होगी। तो अब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे आप। तो एटॉमिक नंबर अगर आप देखें तो Z से डिनोट होता है और मास नंबर जो है वो आपके पास A से डिनोट होता है। तो जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ Y, एटॉमिक नंबर जो Y एलिमेंट है उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर में से 2 की कमी होगी, यानी 88 में से हम 2 माइनस करेंगे। इसी तरह एटॉमिक मास में से, एटॉमिक मास में 4 की कमी हो जाएगी। तो एटॉमिक मास ऑफ Y में पहले 226 है, अब डिके होने के बाद 4 की कमी हो जाएगी
तो एटॉमिक नंबर जो है वो आपके पास 86 हो जाएगा रिमेनिंग, और एटॉमिक मास जो है वो आपके पास हो जाएगा 222। तो ये जो नया एलिमेंट हमारे पास बना है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास है 86, और जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास है 222। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 86 है? तो ये हमारे पास एक एलिमेंट है जो कहलाता है रेडॉन। तो आपने बस नीचे कमेंट लिखना होगा, इस इक्वेशन को आप अगेन लिखेंगे, आप लिखेंगे 88 रेडियम 226 is converted into 86। इस एलिमेंट का नाम है Rn। ये जो नया एलिमेंट बना है इसका नाम है Rn रेडॉन, और इसका जो मास नंबर है वो है 222, और इसमें से अल्फा रेज इमिट हुई है, तो इसलिए ये आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, और इसी के साथ ये आंसर हो जाएगा। बस आपको सिर्फ यहाँ कमेंट में लिखना है कि इन दिस प्रोसेस रेडियम इज ट्रांसफॉर्म्स इनटू, ये जो नया एलिमेंट है इसका नाम रेडॉन है, ट्रांसफॉर्म्स इनटू रेडॉन। ओके, Rn 86 222। इसी के साथ ये जो वर्किंग एग्जाम्पल है ये इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे वर्किंग एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड वर्किंग एग्जाम्पल जो है ये आपके पास, ये जो इससे पहले जो वर्किंग एग्जाम्पल था ये आपके पास एमसीक्यूज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है उसमें इतना ज़्यादा अहम नहीं है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे वर्किंग एग्जाम्पल की तरफ। तो जो सेकंड वर्किंग एग्जाम्पल है इसका डेटा देखिए, रेडियोएक्टिव सैंपल ऑफ रेडियम। अगेन आपको एक रेडियम का एलिमेंट दिया गया है, तो जो एटम दिया गया है उसको लिख लिया करें। आपको रेडियम दिया गया है 88 226। कंटेन, ये आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को वैसे आप डायरेक्टली n भी लिख सकते हैं, मैं पूरा लिख रहा हूँ, आप सिर्फ n भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपको कितने दिए हैं? 3 एक्सपोनेंट 16। द डिके कांस्टेंट आपको जैसे यहाँ लेमडा दिए गए हैं, तो पेपर में हो सकता है आपको लेमडा ना दे, तो आपको पता होना चाहिए कि डिके कांस्टेंट को हम लेमडा से डिनोट करते हैं। लेमडा इज नॉट वेवलेंथ, लेमडा इज द डिके कांस्टेंट इन रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी में लेमडा दरअसल डिके कांस्टेंट होता है, वेवलेंथ नहीं होता। वेवलेंथ जब हम वेव्स के चैप्टर पढ़ते हैं वेवलेंथ होता है, लेकिन जब हम रेडियोएक्टिविटी पढ़ते हैं तो वहाँ लेमडा का मतलब है डिके कांस्टेंट, और इसकी यूनिट है सेकंड इनवर्स। व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ दिस सैंपल? हमें एक्टिविटी फाइंड करना है। अब एक्टिविटी की जो हमारे पास यूनिट होती है वो होती है, बेकरल में हम मेजर करते हैं BQ में, या डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में। इसकी अपनी यूनिट होती है, वो होती है BQ या फिर डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह भी लिखते हैं, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ये इसकी अपनी यूनिट है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक्टिविटी फाइंड करें और कन्वर्ट आंसर इन क्यूरी। यानी हमें एक्टिविटी फाइंड करनी है, लेकिन हमें किस में फाइंड करनी है? क्यूरी में। क्यूरी को हम डिनोट करते हैं CI से। ओके, अब हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ।
इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो सोल्यूशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्टिविटी ऑफ एन रेडियोएक्टिव सैंपल वो आपके पास इक्वल होता है A इज इक्वल टू लैम्डा n, डिसइंटीग्रेशन डीके कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास एक्टिविटी का। अब हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करेंगे और एक्टिविटी फाइंड कर लेंगे। मेन प्रॉब्लम दरअसल यूनिट कन्वर्जन का है। ओके, ये इतने सिंपल सवालात भी पेपर में आ जाते हैं। ओके, इसको इजी मत ले, ये भी पेपर में आ जाते हैं। तो लेमडा की जगह आपके पास आ जाएगा -11, 1.4 एक्सपोनेंट -11 एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आपको दिए गए हैं 3 एक्सपोनेंट 16। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 4.5 एक्सपोनेंट 5। इसकी जगह यूनिट की जगह आप डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी लिख सकते हैं और BQ भी लिख सकते हैं। आपके बुक में क्योंकि BQ से रिप्रेजेंट किया हुआ इसलिए आप BQ लिखे, बेकरल, हेनरी बेकरल। ओके, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है क्यूरी में। जब भी हम इसको क्यूरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको डिवाइड करेंगे। बेकरल से क्यूरी में जाने के लिए हम इसको एक फैक्टर से डिवाइड करेंगे। यहां आप देखिए, बेकरल से हमें क्यूरी में जाना है। इस पूरे फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे 3.7 एक्सपोनेंट 10 BQ अपॉन क्यूरी। इस फैक्टर से डिवाइड होने के बाद ये क्यूरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.1 एक्सपोनेंट -5 क्यूरी। इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंच गया। ये वर्किंग एग्जाम्पल 2 था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्किंग एग्जाम्पल की तरफ, वर्किंग एग्जाम्पल 3। तो इसमें सबसे पहले डेटा बनाएंगे हम। 50 ग्राम सैंपल ऑफ कार्बन, 50 ग्राम का सैंपल दिया गया है कार्बन का। 50 ग्राम सैंपल ऑफ कार्बन इज टेकन फ्रॉम अ pelvis bone of skeleton and it is found to have a carbon 14 decay rate 200 decay per minute। ये जो डिके रेट होता है ये दरअसल हमारे पास एक्टिविटी होती है। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड या डिके पर मिनट, ये हमारे पास दरअसल एक्टिविटी है। आपको इससे पहले मैंने बताया था कि डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड बोले या डिसइंटीग्रेशन पर मिनट बोले या डिके पर मिनट बोले आपको, तो आप समझ जाएंगे कि ये एक्टिविटी है। तो दरअसल हमें एक्टिविटी दी गई है 200.0 डीके पर मिनट। अच्छा, ये मिनट में दिया हुआ है तो इसलिए हम सारी कैलकुलेशन मिनट में करेंगे। ओके, हमें हाफ लाइफ दिया हुआ है। इट इज नॉन दैट द कार्बन फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ डीके रेट। अच्छा, कार्बन का देखिए, ये कार्बन 14 का है और ये हमें कार्बन का दिया हुआ। ओके,
इट इज़ नॉन डेड कार्बन फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़, ये हमें पहले से पता है। ये तो अभी हमने देखा ना, 50 ग्राम इज टेकन फ्रॉम अ पेल्विस बोन ऑफ स्केलेटन, ये हमने स्केलेटन के बोन से लिया, जबकि ये हमें पहले से पता था कि इट इज़ नॉन डेड कार्बन फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ अ डीके रेट, यानी ये हमें पहले से पता था। तो जो हमें पहले से पता है वो दरअसल हमारे पास ए नॉट होता है। ओके, लेकिन यहाँ हमें दिया हुआ डीके पर मिनट इनटू ग्राम में, तो ये हमारे पास एक्टिविटी तो है, लेकिन ये हमारे पास ग्राम में दिया हुआ है और उससे पहले हमें शुरू में मास दिया हुआ था। हमें इसको चेंज करना है डीके पर मिनट में, तो इसलिए ये हमारे पास हो गया 15.0 डीकेस पर मिनट, लेकिन ये साथ में ग्राम भी है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें जो ओरिजिनल मास दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये ग्राम हट जाए, क्योंकि हम 50 ग्राम के लिए कर रहे हैं। ओके, तो ये ओरिजिनल एक्टिविटी है यानी ए नॉट है, तो हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें 50 ग्राम दिया हुआ तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये दरअसल इसमें हमें ये ग्राम हटाने के लिए हम इसको इस 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो एक्टिविटी होगी वो डीके पर मिनट में आ जाएगी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, 50 मल्टीप्लाई बाय 15, तो आपके पास आंसर आएगा 7.5 एक्सपोनेंट 2। आपके पास आंसर आएगा 7.5 एक्सपोनेंट माइनस एक्सपोनेंट 2 डीकेस पर मिनट। तो ये ओरिजिनल एक्टिविटी है पहले, और जो हमें स्केलेटन में फाउंड हुई वो हमारे पास ए है। आगे देखिए, एंड कार्बन 14 हैज हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स। इतने ईयर्स होता है हाफ लाइफ। अब देखिए पेपर में आपको हाफ लाइफ ईयर में भी दे सकता है, तो आपको खुद कन्वर्ट करना आना चाहिए मिनट में। यहाँ तो आपको कन्वर्जन दिया हुआ है, लेकिन मे भी पेपर में आपको कन्वर्जन ना दे, तो ईयर्स को मिनट में कैसे लेके जाते हैं। एक ईयर में आपके पास 365.25 डेज होते हैं। हर डेज में आपके पास 24 आवर्स होते हैं। हर आवर में आपके पास 60 मिनट होते हैं। तो इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 3.01 एक्सपोनेंट 99 मिनट। ओके, तो यहाँ तो आपको दिया हुआ है, लेकिन ये कि पेपर में हो सकता है कि आपको ना दे, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। फाइंड द एज ऑफ द स्केलेटन, यानी उसका क्या एज है वो हमें फाइंड करना है। अब एज हमें ईयर्स में ही बताना होता है। ओके, तो एज हमें फाइंड करना है, यानी हमें दरअसल टाइम फाइंड करना है। ये दरअसल हमारे पास एज है, और हम इसको एज हमेशा ईयर्स में फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखिए, आपको क्या नहीं पता, इसमें एक्टिविटी पता है, ए नॉट भी पता है, हाफ लाइफ भी पता है, और हमें टाइम फाइंड करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हाफ लाइफ से हम डीके कांस्टेंट मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे कि हम जानते हैं हाफ लाइफ का फॉर्मूला। हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा। ये हमारे पास फॉर्मूला है हाफ लाइफ का। यहाँ से हम डीके कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं। तो डीके कांस्टेंट लेमडा बराबर हो जाएगा 0.693, ये टी हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। ओके, तो आपके पास जब आप इधर वैल्यू पुट कर देंगे 0.693, यहाँ मिनट वाली वैल्यू पुट करूंगा तो डीके कांस्टेंट मेरे पास मिनट इनवर्स में आएगा। डीके कांस्टेंट का यूनिट आपने इससे पहले एग्जाम्पल में देखा सेकंड इनवर्स होती है। तो अब यहाँ हम मिनट में कर रहे हैं कैलकुलेशन, तो इसलिए इसकी यूनिट आपके पास होगी मिनट इनवर्स। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 2.3 एक्सपोनेंट माइनस 10 मिनट इनवर्स।
अब यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं टाइम। अब कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे पास लॉ ऑफ रेडिएटिव डिके, तो अगर आपने लॉ ऑफ रेडिएटिव डिके पढ़ा है तो आप इजीली इसको फाइंड कर लेंगे। ओके, तो लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडिएटिव डिके, लॉ ऑफ रेडिएटिव डिके हमारे पास होता है n इज इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी। अब देखिए यहाँ एक्टिविटी लाने के लिए, क्योंकि हमें एक्टिविटी गिवन है तो इसलिए हम बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय लेमडा कर लेंगे। अच्छा, बुक में आप देखेंगे तो उन्होंने डायरेक्टली सॉल्व किया है, लेकिन आपने डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना, आपने बताना है कि ये फॉर्मूला कैसे आया और कहाँ से आया, और आपने टाइम निकाल के बताना है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ रेडिएटिव डिके है। हम इसको बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे लेमडा से। जब हम लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा एन। इसी तरह ये आपके पास हो जाएगा लेमडा एन नॉट। अब ये आपके पास एक्टिविटी के बराबर है, इसी तरह ये आपके पास ए नॉट के बराबर है, क्योंकि एक्टिविटी बराबर होता है लेमडा एन के। ओके, तो लेमडा एन नॉट आपके पास ए नॉट के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हमें टाइम निकालना है, तो ये ए नॉट मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। अच्छा, बुक में ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ किया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। ओके, तो आप बुक के अगर तरीके से चलना चाह रहे हैं तो आप इसमें डायरेक्टली भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि आप इस फॉर्मूले को ड्राइव कर ले तो पेपर में आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। टेकिंग एल एन ऑन बोथ साइड। एल एन क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि एक्सपोनेंट आ गया ना, एक्सपोनेंट की पावर आपके पास लेमडा टी हो गई, तो हमें ये टी चाहिए, तो ये टी के लिए हम इसको एक्सपोनेंट से नीचे लेके आएंगे। तो जब इसको हम नीचे लेके आएंगे तो ई को ख़त्म करेंगे हम, तो ई के लिए, ई को ख़त्म करने के लिए हम एल एन लेंगे। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा एल एन ए डिवाइडेड बाई ए नॉट, और यहाँ जब आप एल एन लगाएंगे तो एल एन का आपको रूल पता होना चाहिए, लॉग में पावर हमेशा पहले आ जाती है। एल एन का मतलब है नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग में पावर हमेशा पहले आ जाती है। तो ये आपके पास हो जाएगा एल एन ए अपॉन ए नॉट, और ये जो पावर है ये पहले आ जाएगी, तो माइनस लेमडा टी आपके पास पहले आ जाएगा। इसी तरह एल एन ई बच जाएगा, ये माइनस लेमडा टी लॉग से पहले आ जाएगा, और एल एन ई बच जाएगा। एल एन ई 1 के बराबर है, ये दरअसल एल एन और ई एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो सिर्फ ये बच जाएगा आपके पास। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करके आप टी फाइंड कर सकते हैं। देखिए ए की वैल्यू आपके पास डेटा में गिवन है, ए की वैल्यू आपके पास है 200, ए आपको दिया गया है 200, जबकि ए नॉट आपने ये निकाला है। तो ये दोनों वैल्यूज़ आप इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ए की जगह आपके पास आ जाएगा 200, जबकि ए नॉट की जगह आपके पास आ जाएगा 7.5 एक्सपोनेंट 2। इक्वल टू, ये माइनस है और लेमडा की जगह आपके पास आ जाएगा डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट अभी आपने निकाला 2.3 एक्सपोनेंट 10 एक्सपोनेंट माइनस 10। अब ये वैल्यू इसका नेचुरल लॉग निकाल लेंगे और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आएंगे। ये नेचुरल लॉग कैलकुलेटर में इसका ऑप्शन अवेलेबल होता है ln का,
तो कैलकुलेटर में आपके पास ln का ऑप्शन होगा, उसको आप प्रेस कीजिएगा, 200 डिवाइडेड बाई 7.5 एक्सपोनेंट 2 कीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर ये वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके आइएगा तो माइनस से माइनस भी ख़त्म हो जाएगा और ये सोल्व होके आपके पास टाइम पीरियड का आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में बताइए, तो आपके साथ जो है कैलकुलेटर का जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, या आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर ले तो वो आपको कैलकुलेटर से रिलेटेड ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर देंगे। ओके, कैलकुलेटर में इसका ऑप्शन अवेलेबल होता है ln। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा, और अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो फिर आप किसी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से पूछ ले तो आपको ln का ऑप्शन बता देंगे। और फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में पूछिएगा। तो इसे अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा मिनट्स में। आप इसको ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको मैंने बता दिए कि मिनट से ईयर्स में, ईयर से मिनट में कैसे जाते हैं। हमें पता होना चाहिए कि ईयर से मिनट में जाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक ईयर्स में आपके पास 365.25 डेज होते हैं। ओके, और इसके अलावा हर दिन में आपके पास 24 आवर्स होते हैं, और फिर हर आवर में आपके पास 60 मिनट होते हैं। ओके, तो इस पूरे फैक्टर से डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे इस पूरे फैक्टर से, क्योंकि अब आप ईयर्स में जा रहे हैं, यानी ईयर से मिनट में नहीं जा रहे, मिनट से ईयर में जा रहे हैं। तो जब मिनट से ईयर में जाएंगे तो इससे डिवाइड करेंगे, और अगर आपको ईयर से मिनट में जाना हो तो इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अभी हम इस पूरे से डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.09 एक्सपोनेंट 4 ईयर्स। ओके, तो इसी के साथ ये सवाल इख्तिताम को पहुंच गए। बहुत अहम सवाल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, तो इसलिए आप इसको कंसंट्रेट करके अगेन सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप पूछिएगा, मैं इसका फिर आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, इट्स वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वर्किंग एग्जाम्पल 4 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, आपको पास पेपर क्वेश्चंस में भी इसका आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा ये ओल्ड बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप फिजिक्स की सेकंड ईयर की ओल्ड बुक अगर आपके पास होगी तो उसमें भी ये सवाल मौजूद होगा, और ये पेपर में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है ये, लेकिन ये बुक के एग्जाम्पल्स में से है। ओके, तो आप देखें, सबसे पहले डेटा बनाएंगे आपको फाइंड करना है कैलकुलेट द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि ड्यूट्रॉन किसे कहते हैं। तो ड्यूट्रॉन आप कहते हैं 1H2 को। मैं आपको ये थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज दे देता हूँ। 1H1 दरअसल हम प्रोटियम को कहते हैं, और फिजिक्स में इसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। यानी जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1P1। इसी तरह 1H2 जो है ये दरअसल हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटॉप से, जिसका नाम ड्यूट्रियम होता है। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो आपने ड्यूट्रियम पढ़ा होगा। तो ड्यूट्रियम जो है ये दरअसल यहाँ हम इसको ड्यूट्रॉन कह रहे हैं। विच कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। इसके अंदर अगर आप देखें तो एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। कैसे? देखिए, ये आपके पास प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन एक है, न्यूट्रॉन आप इसमें से इसको माइनस करें, 2 में से -1 करें तो आपके पास 1 रह जाएगा। इसका मतलब 1 न्यूट्रॉन है इसमें। द मास ऑफ ड्यूट्रॉन, ये आपको देखिए मास ऑफ ड्यूट्रॉन दिया हुआ है। तो अगर आप सिंबल के साथ लिख देते हैं, कुछ लोग इस तरह पूरा लिख देते हैं मास ऑफ ड्यूट्रॉन, वो भी सही है, लेकिन अगर आप सिंबल के साथ लिख देते तो पेपर वाले को पता होगा कि भाई इसको ड्यूट्रॉन का पता है। तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन का मतलब है मास ऑफ 1H2 कितना दिया हुआ है आपको 2.0136 AMU। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोटियम यानी 1H1 से, या फिर 1P1 से रिप्रेजेंट कर आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1P1। ओके, ये जो आपके पास न्यू बुक है तो इसमें ये सिंबल को इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है। मैं ज़रा आपको बता देता हूँ, यानी सारे सिंबल्स हमारे पास इस तरह रिप्रेजेंट हुए हैं, तो मैं उसी हिसाब से इसको लिख देता हूँ।
जैसे न्यू बुक के हिसाब से अगर आप देखें तो सिंबल सारे जितने भी एलिमेंट्स है सबके सिंबल्स को इस तरह लिखा गया है 1H2, इस तरफ लिखा गया है एटॉमिक मास को 1H1। आप उस तरफ लिखे इस तरफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दरअसल हम न्यू बुक को फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए हम न्यू बुक के हिसाब से लिख रहे हैं। ड्यूटेरियम में होता है 1H2। ओके, तो ये आपने इस तरफ लिखना है 1H2। इसी तरह प्रोटियम यानी प्रोटॉन का आपके पास हो जाएगा 1P1। तो कितना है आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन? मास ऑफ प्रोटॉन आपके पास है 1.0073 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है आपके पास, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब है 0n1। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास है 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट। और हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को हम डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं एंड बाइंडिंग एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी डॉट ई से। तो हमें मास डिफेक्ट मालूम करना है यानी डेल एम फाइंड करना है, और बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर दी है यानी बी डॉट ई फाइंड करना है। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें डेल एम फाइंड करना है, उसके बाद हमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है। अच्छा, ये जो आपको गिवन दिया गया है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैं अभी लिख रहा हूं। ये एटॉमिक मास यूनिट पूरा लिखने के बजाय आप सिर्फ यू लिखे, इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो पूरा एटॉमिक मास यूनिट लिखने के बजाय आप सिर्फ यू भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हम डेल एम फाइंड करेंगे। तो दरअसल डेल एम क्या होता है आपके पास? प्रोडक्ट के मास में से हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट का मास होता है उसमें से जो रिएक्टेंट होता है उसका मास को माइनस करते हैं। ओके, तो रिएक्टेंट के मास में से हम प्रोडक्ट के मास को माइनस करेंगे, यानी दरअसल ड्यूट्रॉन में से क्या हुआ है, द मास ऑफ न्यूक्लियस इज, यानी मास ऑफ ड्यूट्रॉन आपको दिए गए हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए गए हैं, और मास डिफेक्ट यानी जो है जब ये स्टेबल मास में बन रहा होगा तो इसमें कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगी। तो उसको फाइंड करने के लिए अगर आप इसकी इक्वेशन देखें तो इस तरह है कि 1H2 में से आपके पास बन गया क्या, आपके पास बना 1P1 और इसके अलावा बना 0n1, यानी अगर इसको फ्यूजन करें तो ये आपके पास दो प्रोडक्ट्स में बन गए, या इन दोनों को मिला के ये भी आप बना सकते हैं। ओके, और प्लस कुछ मास जो है वो रिलीज हो जाता है एनर्जी में, तो हमें दरअसल वो एनर्जी फाइंड करनी है। तो इसलिए अब इन दोनों के मास को जब मिलाएंगे तो इसमें से जो मास ऑफ पार्टिकल्स होता है, न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, ये रिएक्शन उल्टा हुआ है, यानी इस तरह भी कर सकते हैं आप, जैसे 1P1 प्लस 0n1, ये न्यूक्लियस है और इससे स्टेबल न्यूक्लियस बना है, और जब स्टेबल न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो ये दरअसल क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, न्यूक्लियस है स्टेबल। तो जो न्यूक्लियस का मास होता है वो ग्रेटर होता है किससे, स्टेबल न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस का मास ग्रेटर होगा, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मास जो है वो स्टेबल न्यूक्लियस से ग्रेटर होगा, ये न्यूक्लियस है आपके पास। तो इसलिए अब आप देखिए इन दोनों के मास को हम मिलाएंगे तो हमारे पास जो है दी कंबाइंड मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी यहां हम बोल देंगे कि कंबाइंड मास ऑफ किसका मास, अब आप पूरे नाम लिखा करें, सिंबल्स लिख लिया करें, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने मिलाया है तो किसके इक्वल होगा, इन दोनों को मास को प्लस करेंगे, यानी मास ऑफ 1P1 प्लस मास ऑफ 0n1, इन दोनों के मासेस को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास रिएक्टेंट में है, इसका मास अलग होगा और इसका मास अलग होगा। ओके, तो जो रिएक्टेंट का मास होगा उसमें से जब आप प्रोडक्ट का मास माइनस करेंगे तो उसमें कुछ कमी आ रही होगी, तो जो मास होगा वो दरअसल एनर्जी में रिलीज हुआ होगा, तो उस मास का नाम होता है मास डिफेक्ट।
ओके, तो मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया हुआ है 1.0073 और न्यूट्रॉन का जो मास है वो आपको दिया हुआ है 1.0087। तो पहले आप इन दोनों को प्लस करेंगे, तो जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.1060 U का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। ये आपके पास कंबाइंड मास इसका आ गया और आपको 2 का मास दिया हुआ है, इसका मास आपको दिया हुआ है। तो जब इसके मास में से इन दोनों के मास को आप माइनस कर देंगे या इन दोनों के मास में से इसको माइनस का अगर आप देखें तो ये ज्यादा आ रहा है, कंबाइंड मास ज्यादा आ रहा है। न्यूक्लियस का मास हमेशा ज्यादा होता है और न्यूक्लियस का मास कम होता है, सही है। तो न्यूक्लियस तो हम क्या करेंगे, मास डिफेक्ट कैसे मालूम करेंगे हम? मास डिफेक्ट के लिए हम एक काम करेंगे कि जो मास होगा, जो कंबाइंड मास होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, उसमें से जो न्यूट्रॉन का मास होगा उसको माइनस कर देंगे, तो जो मास बच जाएगा वो दरअसल आपके पास मास डिफेक्ट होगा। यानी इन दोनों का जो मिला के मास होगा, मास ऑफ 1p1 प्लस मास ऑफ 0n1, ये जो कंबाइंड मास हो गई इनका, इसमें से आप मास ऑफ ड्यूटेरियम आप माइनस कर देंगे। जब आप माइनस कर देंगे तो आपके पास मास डिफेक्ट आ जाएगा। ओके, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आया था 2.1060, जबकि स्टेबल जो मास है वो आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में 2. ये ड्यूटेरियम का मास है या ड्यूट्रॉन का मास है 2.0136। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो जो मास आएगा वो आपके पास दरअसल क्या होगा, मास डिफेक्ट होगा। जब आप इसको माइनस कर लेंगे तो आपके पास डेल m आ जाएगा। तो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास डेल m का आंसर आ जाएगा। तो जब हमने इसको माइनस किया तो ये आपके पास आंसर आया 0.0024। तो जब इसको हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 0.0024। अब इस मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट, अच्छा यहां आप पूरा एटॉमिक मास यूनिट लिखे या सिर्फ U लिखे तो बात एक ही है। ओके, अब इस मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है। तो अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट को आप एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी 1 U, या फिर हम इसको बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये कितनी एनर्जी के बराबर है? ये हमारे पास इक्वल टू होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का तरीका है बाइंडिंग एनर्जी को। यानी जो एटॉमिक मास यूनिट है उसका जो एनर्जी इक्विवेलेंट है वो आपके पास है 931.5। तो आप देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे आप इसको। तो आप यहां लिखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी आपके पास बराबर होगी, बाइंडिंग एनर्जी भी इस तरह भी लिख सकते हैं और जैसे बुक में लिखा गया है एनर्जी बाइंडिंग, इस तरह लिखा गया है EB का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास है डेल m मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात याद रखिएगा, इसकी यूनिट होगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये हमारे पास डेल m का जो आंसर आया है 0.0024, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 931.5 से। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी में। तो यही आपके पास बाइंडिंग एनर्जी का आंसर होगा और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे
पढ़ेंगे तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, लेकिन ये बाइंडिंग एनर्जी आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। आपके पास आंसर आएगा 2.2356 और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो इसी के साथ ये जो सवाल था ये इख्तिताम को पहुंच गया और इसी के साथ हमारे वर्किंग एग्जाम्पल जो थे वो भी खत्म हो गए हैं। टोटल आपके पास 4 वर्किंग एग्जाम्पल है, तो आपने एग्जाम्पल खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में ये जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है ये दरअसल रीजनिंग क्वेश्चन है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर देंगे। ओके, तो इसका आप डायरेक्ट आंसर देंगे और आप यहाँ एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ इस तरह हो रहा है। फर्स्ट पार्ट में आपके पास है कि द आइसोटॉप्स, ये जो आइसोटॉप्स है आयरन, ये डिके हो रहा है इस आइसोटॉप्स पे। डिके होने का मतलब है इसमें से रेडिएशन इमिट हो रही है और ये फिर कन्वर्ट हो रहा है इसमें। तो क्वेश्चन में पूछा गया है बाय व्हाट प्रोसेस विल दिस डिके अकर, यानी प्रोसेस का नाम बताइए कि कौन सा प्रोसेस है जिससे ये डिके हुआ, यानी ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। इसका एटॉमिक नंबर अगर आप देखें तो 1 बढ़ गया है, 26 से 27 में पहुँच गया है। तो ये कौन सा प्रोसेस है। और सेकंड इक्वेशन में कह रहे हैं कि राइट द डिके फॉर्मूला फॉर दिस प्रोसेस। तो आप जितना सिंपल हो सके आप इसका जवाब दे सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है प्रोसेस का नाम, तो इसलिए आप सिर्फ प्रोसेस का नाम लिख सकते हैं और अगर आपसे एक्सप्लेनेशन पूछे तो आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। इसके लिए आप जो है आइडियल कॉलेजिएट के जो नोट्स है उसको आप ज़रूर देखिएगा। ओके, तो उसमें आपके पास बहुत अच्छी तरीके से इसका जवाब दिया हुआ है जैसे पेपर में आपको देना है। लेकिन यहाँ आपको सिंपल तरीके से मैं बता देता हूँ कि कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए। तो डिके जो टाइप है वो हमारे पास क्या है, ये कौन से टाइप की डिके है। तो डिके टाइप जो हमारे पास है वो हमारे पास ये कहलाता है बीटा माइनस डिके, बीटा माइनस डिके। ओके, क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर 1 बढ़ रहा है, इस तरह के डिके का नाम है बीटा माइनस डिके। ओके, और यहाँ हो रहा क्या है, द डिके ऑफ आइसोटॉप्स, यहाँ हो रहा है कि द डिके ऑफ आइसोटॉप्स द डिके ऑफ आइसोटॉप्स 26, 56 Fe, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आयरन 56। iron 56 into the isotopes into the isotopes 27, 56 CO और इसका नाम है आपके पास कोबाल्ट 56। ओके, occurs through बीटा माइनस डीके। ओके, तो बस इतना भी जवाब काफ़ी है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा आपके पास। बी पार्ट में आपके पास है कि इसका डीके फॉर्मूला लिखे, तो अब आप बी पार्ट में इसका सॉल्व करेंगे यानी डीके का फॉर्मूला लिखेंगे। ये ए पार्ट था और ये अब आपके पास बी पार्ट। तो डीके फॉर्मूला में आप इस तरह लिखेंगे
The decay can be represented as the decay can be represented with the following equation. इक्वेशन अब आप लिखेंगे। इक्वेशन में आपके पास है आयरन 2656 जो है वो डिके हो रहा है किसमें, कोबाल्ट में, CO 2756। और यहाँ जो डिके हो रहा है वो दरअसल बीटा माइनस हो रहा है। तो बीटा माइनस का मतलब है दरअसल इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है और बीटा प्लस का मतलब होता है पॉजिट्रॉन। और इसके अलावा ये जब इमिट होता है एक और पार्टिकल भी इमिट होता है, उसका नाम है न्यूट्रिनो। ओके, इसका दूसरा नाम है एंटी न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रिनो इमिट होता है। ओके, बस आपने इनके मतलब बताने हैं कि ई का मतलब क्या है और न्यूट्रिनो का मतलब क्या है। तो ई जो है ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है E represents the emitted beta particle। ये दरअसल हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और यही हमारे पास दरअसल इमिटेड बीटा पार्टिकल है। The emitted beta particle यानी इलेक्ट्रॉन। जबकि ये जो साइन है ये आपके पास न्यूट्रिनो का साइन है, रिप्रेजेंट द एंटी न्यूट्रॉन। ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है एंटी न्यूट्रिनो, which is also emitted during this process। ओके, इसी के साथ आपका जो ये सवाल है ये अख्तिताम को पहुंच गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल टाइप है और ये आपको जो है इसके जैसा वर्किंग एग्जाम्पल भी करवा दिया था लास्ट क्लास में। अगर आप देखेंगे वर्किंग एग्जाम्पल में तो आपको इस तरह का वर्किंग एग्जाम्पल भी करवा दिया है। तो ये आपने इसी तरीके से बनाना है। अब देखिए क्या दिया हुआ है आपको, द हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट आपको दिया गया है। तो डेटा में सबसे पहले आप इस एलिमेंट को लिख लेंगे कि आपको जो एलिमेंट दिया है वो आपको दिया गया है 53।
131, और इसका जो हाफ लाइफ है वो 8.07 डेज है। तो जो हाफ लाइफ आपको दिए गए हैं वो है 8.07 डेज। तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। एक दिन में आपके पास 24 आवर्स होते हैं, हर आवर में आपके पास 60 मिनट होते हैं, और हर मिनट में आपके पास 60 सेकंड होते हैं। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 697248। ओके, कैलकुलेट द डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट का मतलब है हमें लेमडा मालूम करना। तो हमें लेमडा मालूम करना है। व्हाट इज द एक्टिविटी? एक्टिविटी मालूम करनी है, लेकिन किस में मालूम करनी है? CI में, क्यूरी में। आप लोग को मैंने 2 यूनिट्स बताए थे, एक आपको DPS बताया था, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, और एक क्यूरी बताया था। In a sample that contain 2.0 exponent 18 iodine nuclei। तो ये आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ एटम्स आपको दिए हुए हैं 2.5 एक्सपोनेंट 10। तो हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको, क्योंकि हाफ लाइफ दी गई है तो इसलिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगा के आप डीके कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हम हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगाएंगे। टी हाफ इक्वल टू होता है ln2 डिवाइडेड बाई लेमडा, इस तरह भी लिख सकते हैं आप। और ln2 की वैल्यू जब आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपके पास हो जाता है 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा। ओके, तो यहाँ से आप डीके कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं। लेमडा डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा और ये टी हाफ मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ 0.693, और टी हाफ की वैल्यू आपके पास है 697248। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास लेमडा आ जाएगा। ओके, तो लेमडा का जो आंसर आएगा आपके पास, लेमडा का आपके पास आंसर आएगा, जब आप डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास 9.939 एक्सपोनेंट -7 सेकंड इनवर्स। ओके, लेमडा की जो यूनिट है वो आपके पास होती है सेकंड इनवर्स। ये लेमडा आ गया आपके पास। अब आपको एक्टिविटी फाइंड करनी है। तो एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक्टिविटी का फॉर्मूला आपके पास होता है लेमडा n। एक्टिविटी का फॉर्मूला आपके पास है लेमडा मल्टीप्लाई बाय n, नंबर ऑफ एटम्स। तो लेमडा तो आपने निकाल लिया। अब आप इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। तो n की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 2.5 एक्सपोनेंट 10। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्टिविटी आ जाएगी। लेकिन ये जो एक्टिविटी आ जाएगी ये BQ में होगी, बेकरल में होगी, या फिर DPS यानी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में होगी। तो आपके पास हो जाएगा 2.49 एक्सपोनेंट 4। आप लिख लेंगे BQ।
अब आपको कन्वर्ट करना है इसको क्यूरी में, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि क्यूरी में फाइंड करें। तो अब हमारे पास क्या है, जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो वी डिवाइड बाय द फैक्टर फॉर सी आई, यानी सी आई के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय, हम डिवाइड कर देते हैं इसको 3.7 एक्सपोनेंट 10, 3.7 एक्सपोनेंट 10 बी क्यू डिवाइडेड बाय सी आई, हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्यूरी में। तो आपके पास है 2.49 एक्सपोनेंट 4, इसको आप डिवाइड कर देंगे 3.7 एक्सपोनेंट 10 से। ओके, तो ये सी आई में कन्वर्ट हो जाए। डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 6.73 एक्सपोनेंट -7 सी आई क्यूरी। ये आपके पास फाइनल आंसर होगा एक्टिविटी। और इसी के साथ ये जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है ये भी इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन की तरफ, और ये अगले जो सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है सेल्फ असेसमेंट, फिर हम टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब देखिए इसका डेटा देखिए, अ रेडियोएक्टिव सैंपल कंसिस्ट ऑफ, इतने न्यूक्लियाई आपको दिए गए हैं। तो डेटा में सबसे पहले आप न्यूक्लियाई लिखेंगे, तो आपको कितने न्यूक्लियाई दिए गए हैं, n की जगह आपको दिए गए हैं 5.3 एक्सपोनेंट 5 न्यूक्लियाई। There is one decay every 4.2 आवर्स। ओके, यानी एक डिके जो है वो 4.2 आवर्स में हो रहा है। तो डिके ये आपको दिया हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं, 1 डिके एवरी 4.2 आवर्स, यानी हर 4.2 आवर्स के बाद एक डिके हो रहा है। तो अगर आप इसको देखिए, इसको अगर आप सेकंड में चेंज करें तो आपके पास होगा 4.2 मल्टीप्लाई बाय 60। 1 आवर में आपके पास 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15120। ओके, आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करना है व्हाट इज द डिके कांस्टेंट फॉर द सैंपल, हमें लेमडा मालूम कर। और बी पार्ट में बोल रहे व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल, तो बी पार्ट में हमें हाफ लाइफ फाइंड करना। हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, अगर डिके कांस्टेंट आप देखें तो हमें तो हाफ लाइफ नहीं दी है, तो इसे डिके कांस्टेंट आप कैसे मालूम करेंगे। तो डिके कांस्टेंट दरअसल हम एक्टिविटी से मालूम करेंगे, लेकिन एक्टिविटी भी हमें नहीं दी है, लेकिन हमें ये हिंट्स दिया हुआ है कि एक डिके जो है वो 4.2 आवर्स में हो रहा है। तो जो हमारे पास होता है डिके पर सेकेंड, वो दरअसल हमारे पास एक्टिविटी होती है। तो एक्टिविटी का जो फॉर्मूला है, पहले हम एक्टिविटी फाइंड करेंगे, फिर फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर लेंगे। ओके, डिके पर सेकेंड, तो डिके पर सेकेंड जो है वो दरअसल हमारे पास एक्टिविटी होती है। तो 1 डिके, एक डिके हो रहा है कितने में, कितने टाइम में हो रहा है, 15120 सेकंड में। तो जब आप 15120 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये दरअसल आपके पास एक्टिविटी आ जाएगी, क्योंकि डिके पर सेकंड में हो जाएगी। डिके पर सेकंड दरअसल क्या होती है, एक्टिविटी होती है आपके पास। तो आपके पास हो जाएगा 6.61 एक्सपोनेंट -5 डिके पर सेकंड या डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, या आप इसको बोल सकते हैं BQ, यानी आप इसको डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड भी बोल सकते हैं DPS, या फिर आप इसको BQ भी बोल सकते हैं। अब आपके पास एक्टिविटी आ गई है तो आप फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को, तो
फर्स्ट पार्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, ए इज इक्वल टू लेमडा एन। तो ए की जगह आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 6.61 एक्सपोनेंट -5। लेमडा आपको मालूम करना है और एन की जगह आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 5.3 एक्सपोनेंट 5। तो अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगी तो आपके पास लेमडा आ जाएगा। ये वैल्यू मल्टीप्लाई से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास लेमडा का आंसर आएगा 1.25 एक्सपोनेंट -10 सेकंड इनवर्स। आपके पास आ गया लेमडा। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं, यानी बी पार्ट आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान है क्योंकि लेमडा के ऊपर ही हाफ लाइफ बेस करता है। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा। तो अब आप इसमें लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं। लेमडा की जगह आपके पास आ जाएगा 1.25 एक्सपोनेंट -10। और जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो है वो आंसर आएगा आपके पास 5.54 एक्सपोनेंट 9 सेकेंड। ये आंसर भी करेक्ट है आपके पास, लेकिन क्योंकि आपको डीके जो है वो आवर्स में दिया हुआ था तो इसलिए आपको हाफ लाइफ भी आप चाहते हैं अगर आवर्स में निकालना तो वो आप निकाल सकते हैं। तो सेकंड से आवर में कैसे जाएंगे? जब सेकंड से आवर में जाएंगे तो हम जैसे आवर से जब सेकंड में जाते हैं तो 1 घंटे में हम 2 मरतबा 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम इसको यानी 60 यानी 3600 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं तो इसको हम आवर्स में चेंज कर सकते हैं। 3600 से डिवाइड करने के बाद ये आवर्स में चेंज हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 1.54 एक्सपोनेंट 6। ओके, इसी के साथ आपका जो ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन था ये इख्तिताम को पहुंच गया और इसी के साथ हमारे सारे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन हो गए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से अहम है। अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स की तरफ। टेक्स्ट बुक का जो पहला न्यूमेरिकल है वो आपके पास कैसे होगा? तो सबसे पहले आप डेटा देखिए। इन 9.0 डेज, टाइम आपको दिया हुआ है 9.0 डेज। The number of radioactive nuclei decreases to 1/8 the number of present initially। बोल रहे जो इनिशियली है उसके 1/8 हो जाएगा। अच्छा, इनिशियली जो नंबर ऑफ न्यूक्लाई होते हैं उसको हम N0 कहते हैं और डिके होने के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लाई होते हैं उसको हम N कहते हैं। What is the half life in days for a material? हमें हाफ लाइफ बतानी है इस मटेरियल की, लेकिन किस में बतानी है? डेज में बतानी है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हाफ लाइफ के लिए आपके पास लेमडा का पता होना चाहिए। तो लेमडा हम कैसे फाइंड करेंगे? तो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेमडा फाइंड करने के लिए हम यूजिंग रेडियोएक्टिव डीके लॉ करेंगे, क्योंकि हमें न्यूक्लाई दिए हुए हैं इसलिए यूजिंग
लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। हम लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके इस्तेमाल करें। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डीके का फॉर्मूला आपके पास होता है n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी। तो अब यहाँ n की जगह आपके पास आ जाएगा 1/8 n नॉट। ये n नॉट अपने जगह पे आएगा, e की पावर माइनस लेमडा, और t की जगह आपके पास जो टाइम दिया हुआ है वो आ जाएगा। टाइम आपको दिया हुआ है 9.0 डेज, तो इसको हम डेज में रखेंगे, टाइम डेज में रखेंगे, और हाफ लाइफ भी हमारे पास डेज में ही आएगा। ओके, हम इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हाफ लाइफ भी हमारे पास सेकंड में आएगा। यहाँ हम सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास जो हाफ लाइफ है वो भी सेकंड में आ जाएगा, वो भी डेज में आ जाएगा, क्योंकि हम सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। एन नोट से एन नोट कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बच जाएगा 1/8, और यहाँ आपके पास बच जाएगा e की पावर माइनस लेमडा 9.0। अब देखिए यहाँ एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, लोग लेते हैं, इसको एंटी लोग भी बोलते हैं। यानी एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करने के लिए हम ln लेंगे, और ln का दूसरा नाम एंटी लोग है, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हम ln लगा लेंगे, तो अब देखिए क्या होगा। तो आपके पास हो जाएगा ln 1/8। इसी तरह जब आप ln इस साइड पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा ln e माइनस लेमडा 9.0। पावर पहले आ जाती है, लोग में आपके पास हमेशा पावर क्या होती है, पहले आ जाती है, तो पावर पहले आ जाएगी। ln और e ये 1 के बराबर होता है। आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन ln और e एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि लोग और एंटी लोग है, और आपके पास आंसर माइनस में आता है। अच्छा, इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर में ln का ऑप्शन होता है। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, ln के ऑप्शन ढूंढने में कोई भी मसला हो, तो आप किसी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से हेल्प ले सकते हैं। कैलकुलेटर में ln का ऑप्शन होता है, तो जब आप ln की मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। ln e 1 के बराबर होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 9.0 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो आपके पास डीके लेमडा आ जाएगा। अब देखिए लेमडा जब आएगा तब आप जाके हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं। तो लेमडा आपके पास आया 0.23। अच्छा, डीके कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो हमारे पास सेकंड इनवर्स होती है, लेकिन यहाँ पे हम सेकंड इनवर्स नहीं लिखेंगे, यानी हम सिर्फ लिख देंगे पर डे, क्योंकि दिन हमें दिए हुए, यानी डेज में हमने किया है, तो इसलिए पर डे। आप जो सेकंड इनवर्स जहाँ लिखते हैं वहाँ पर सेकंड लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास लेमडा आ गया। अब आप हाफ लाइफ इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपको पता है 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा। तो लेमडा की जगह आप पुट कर देंगे, लेमडा की जगह आपके पास आ जाएगा 0.23। जब आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास हाफ लाइफ आ जाएगी, और ये हाफ लाइफ आपके पास डेज में होगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आंसर आएगा, तो 3 डेज इसका हाफ लाइफ। ओके, इसी के साथ जो टेक्स्ट बुक का पहला न्यूमेरिकल था वो सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। टेक्स्ट बुक के टेक्स्ट बुक का जो सेकंड न्यूमेरिकल है, इसका डेटा सबसे पहले बनाएंगे हम। हमें दिया हुआ है एक आइसोटॉप्स दिया है ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का आइसोटॉप्स दिया हुआ है, हैज अ हाफ लाइफ डेज में दिया हुआ है। तो हाफ लाइफ हमें दिया हुआ है 14.28 डेज। हमें फाइंड करना व्हाट इज द डीके कांस्टेंट इन यूनिट ऑफ सेकंड इनवर्स। हमें डीके कांस्टेंट मालूम करना है, यानी लैम्डा मालूम करना है, लेकिन सेकंड इनवर्स में। तो जब हमें सेकंड इनवर्स में मालूम करना है, तो इसका मतलब हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें? एक दिन में आपके पास 24 आवर्स होते हैं। ओके, इसी तरह 60 मिनट्स होते हैं और 60 सेकंड होते हैं।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.23 एक्सपोनेंट 6। अब हाफ लाइफ आपके पास आ गया है तो डीके कांस्टेंट निकालना बहुत आसान काम है। आप सॉल्यूशन में डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे कि वी नो दैट हाफ लाइफ इज 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा। तो लेमडा आपके पास इक्वल टू हो जाएगा, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चले जाएगा और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, टी हाफ की जगह आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास लेमडा जो आंसर आएगा लेमडा का, वो दरअसल सेकंड इनवर्स में होगा। तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो 5.63 एक्सपोनेंट -7 सेकंड इनवर्स। इसी के साथ ये जो न्यूमेरिकल है ये इख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। थर्ड न्यूमेरिकल में आपको बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है लिथियम की, एटॉमिक मास आपको दिए गए है। ओके, तो आप फाइंड करना है बाइंडिंग एनर्जी और आपको दिए गए है मास ऑफ Li37। ओके, आपको दिया हुआ है एटॉमिक मास यूनिट में। अच्छा, इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको हमेशा दो मास और मिलेंगे, एक मास ऑफ प्रोटॉन मिलेगा और एक आपको मिलेगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। डेटा में ही क्वेश्चन में, बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको मास ऑफ प्रोटॉन भी मिलेगा और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी मिलेगा इन एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट में। तो ये मास ऑफ प्रोटॉन होता है एटॉमिक मास यूनिट में, यानी यू के फॉर्म में। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास होता है 1.008665 U। ये आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपको पेपर में मिलेंगे। अच्छा, आपको कोई भी एटम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है Li37, इसकी जगह आपको कोई सा भी एलिमेंट दे सकता है। ओके, तो एलिमेंट चेंज होता रहता है। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एलिमेंट का जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपने सबसे पहले इस एलिमेंट के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने। तो बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन दरअसल एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और ये नीचे लिखा होता है 3। इसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे बताते हैं? 7 में से 3 को माइनस करते हैं, दरअसल आपके पास 4 न्यूट्रॉन हो गए। न्यूट्रॉन को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी मालूम करने के लिए हमारे पास मास डिफेक्ट होना चाहिए। अच्छा, मास डिफेक्ट के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? मास डिफेक्ट के लिए हमारे पास दो मासेस होने चाहिए, एक मास ऑफ न्यूक्लियस होने चाहिए और एक स्टेबल मास ऑफ न्यूक्लियस होना चाहिए। ओके, तो इस केस में हमें दोनों दिए हैं, ये न्यूक्लियस है दोनों जो हमें पेपर में गिवन होंगे, और ये स्टेबल मास है न्यूक्लियस का। तो हम इन दोनों में से इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। लेकिन इन दोनों को पहले आप इसके रिस्पेक्टिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? यानी इन सिंपल स्पीकिंग मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, आप वो फॉर्मूला लगा दीजिए। जैसे Z है तो Z को प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह N जो है उसको न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे। N को आपने मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें।
और इसमें से माइनस करना है जो स्टेबल मास है न्यूक्लियस का। ये स्टेबल मास है न्यूक्लियस का, यानी मास ऑफ कोई भी एलिमेंट का दे सकते हैं आप, तो Li37। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है, यहां कोई भी एलिमेंट आपको दे सकता है। तो Z की वैल्यू अगर आप देखें तो आपको 3 दी गई है, तो 3 को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना। ओके, Z की जगह आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिए गए हैं 1.007276। इसी तरह प्लस करेंगे, न्यूट्रॉन आपको दिए गए हैं 4, इसको मास ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास है 1.008665 और इसमें से माइनस करेंगे जो स्टेबल मास है न्यूक्लियस का। स्टेबल मास न्यूक्लियस का कितना है 7.016003। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें से ये माइनस करेंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे, चलिए मैं सारे आंसर्स लिख देता हूँ। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 3.021828। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 4.03466। इसी तरह अब आप इन दोनों में से इसको माइनस कर देंगे। जब इसको आप माइनस करेंगे आपके पास डेल एम आ जाएगा। ओके, तो डेल एम का जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा 0.040485। यू लाजमी लिखिएगा, यू इसकी यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। तो बाइंडिंग एनर्जी हमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमारे पास मास डिफेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास मास डिफेक्ट नहीं है तो आप बाइंडिंग एनर्जी नहीं फाइंड कर सकते। अब बाइंडिंग एनर्जी को कुछ लोग B.E लिखते हैं। मेरा मशवरा है कि बुक में जैसे दिए गए है वैसे लिखे, यानी EB लिखे या दोनों लिख ले। तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपके पास होता है डेल एम मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा EB का आंसर हो जाएगा, डेल एम की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे 0.04048 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 931.5 से। तो आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी का आंसर आएगा वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा फाइनल 37.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी के साथ हमारा जो टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नंबर 3 था वो भी अख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है। सबसे पहले डेटा बनाते हैं इसका। द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस, हमें बाइंडिंग एनर्जी दी गई है। बाइंडिंग एनर्जी को इस तरह लिखे, ये EB लिखे 225.0 मेगा इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है, अगर नहीं दी होती पहले हम इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाते। व्हाट इज द मास डिफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियस, हमें मालूम करना है मास डिफेक्ट। डेल एम मालूम करना है। एटॉमिक मास यूनिट में
एटॉमिक मास यूनिट को हम यू बोलते हैं, AMU भी बोल सकते हैं आप, एटॉमिक मास यूनिट में मालूम करना है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास है EB डेल M मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देखिए EB की जगह, यानी आंसर आपके पास ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, तो EB आपके पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही दिए है, तो इसलिए आप यहाँ पुट कर देंगे। और डेल M आपको फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय 931.5, तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। आपके पास डेल M का आंसर आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास डेल M का आंसर आएगा 0.2415 और यूनिट इसकी होगी U, यानी एटॉमिक मास यूनिट। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी अख्तिताम को पहुंच गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए, सबसे पहले डेटा बनाएंगे इसका। तो आपको दिया गया है अ कॉपर पेनी हैज अ मास, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको मास दिया गया 3.0 ग्राम। डिटरमाइन द एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें एनर्जी मालूम करनी है। would be required to break all the copper nuclei into their constituent protons and neutrons। अच्छा, ये आपको देखिए नाम नहीं लिया हुआ है, लेकिन ये जो होता है ये बाइंडिंग एनर्जी होती है, जिसमें हम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में ब्रेक करने के लिए किसी भी स्टेबल न्यूक्लाई को, तो वो दरअसल हमारे पास क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। तो हमें बाइंडिंग एनर्जी ही फाइंड करना है। Ignore the energy that binds the electrons to the nucleus and store the energy that binds one atom to another in the structure of metal। यानी अंदर की सारी एनर्जीज को आप इग्नोर कर दो, अंदर जो भी एनर्जीज है उनको इग्नोर कर दो। फॉर सिंप्लिसिटी assume that कॉपर न्यूक्लाई आपको न्यूक्लियस दिया हुआ है, आपको कॉपर न्यूक्लाई का मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास जो है वो भी दिया हुआ है। तो ये उसी तरह का सवाल हो गया, यानी स्टेबल कॉपर का। ओके, ये वही आपके पास वैसे ही सवाल हो गया। तो मास ऑफ आपको जो कॉपर दिया गया है वो आपको दिया गया है 62.92939598 U पूरा लिखना है। तो ये आपको दिए गए हैं। ओके, और आपको नंबर ऑफ एटम्स जो है वो अगर आप देखें तो आपको ओके, ये आपको एटॉमिक मास यूनिट में दिए गए हैं। अच्छा, अब आप यहां से आप देखें सैंपल जो आपको दिया हुआ है वो 3 ग्राम का दिया हुआ है, ये सबसे बड़ा मसला है। ओके, जो सैंपल है वो 3 ग्राम का दिया। अगर ये सैंपल नहीं दिया होता, आपको सिर्फ प्रोटॉन का मास दिया होता है, न्यूट्रॉन का मास दिया होता, तो एटम आपको दिया हुआ है, तो आपको जो है क्या नाम है, आप इजीली इसकी बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर सकते थे। लेकिन अब आपको सैंपल दिया हुआ है 3 ग्राम का, तो जो 3 ग्राम है का सैंपल है उसके लिए आप क्या मालूम करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स मालूम करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। तो आपको नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं, क्योंकि टोटल मास सारे एटम्स के लिए करना है जो 3 ग्राम्स में है, तो इसलिए नंबर ऑफ एटम्स ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। बाकी क्वेश्चन जो है ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे बाकी सवाल थे आपके पास, लेकिन इस सवाल में आपको नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड करने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा क्रिटिकल होगा।
तो मास ऑफ प्रोटॉन आपके पास होता है 0.007276, पेपर में मिलेगा मास ऑफ प्रोटॉन, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 यू, ये आपको पेपर में मिलेगी। और आपको बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है। तो अच्छा, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो वो फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। ओके, हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना ज़रूरी है। विदाउट नंबर ऑफ एटम्स जो है हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले फाइंड करना है नंबर ऑफ एटम्स, यानी n, कि 3 ग्राम में कितने एटम्स हैं। ओके, तो 3 ग्राम्स में एटम्स मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, क्योंकि आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी। तो मोल से जो फॉर्मूला होता है वो होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। द एटम्स कंटेन इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में 1 मोल में जितने एटम्स होते हैं ये उसका फॉर्मूला है। और नंबर ऑफ एटम्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से। हमें दरअसल ये n मालूम करना है, तो n की जगह आपके पास आ जाएगा 3। अब मॉलिक्यूलर, ये जो कैपिटल मॉलिक्यूलर मास है ये किसके बराबर होता है, तो ये दरअसल हमारे पास यही वैल्यू यूज होगी मॉलिक्यूलर मास की जगह। तो इसको मैं इसी तरह लिख देता हूँ, ये आपके पास हो जाएगी 62.939598। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम पर मोल। तो ये दरअसल ये यूनिट जो है ये ग्राम पर मोल के बराबर होता है, या ओके। तो हम इसको यहाँ पे ये मास सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, आ जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, यानी 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ओके, जैसे ही नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे फिर इसके लिए सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स जो है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आपके पास आएंगे 2 के सैंपल के लिए जितने एटम्स होंगे वो उसका आंसर आया है। बाकी हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमें पहले सॉल्व करना था। तो बताएं मास डिफेक्ट कैसे मालूम करेंगे। मास डिफेक्ट के लिए हम सबसे पहले एटम को सपोज करेंगे। तो डेल एम का जो फॉर्मूला है, डेल एम में अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, तो ये आपके पास दिए हुए है 29। ओके, इसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब आप मालूम करेंगे तो आप कैसे मालूम करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम 63 में से 29 को माइनस करेंगे। ओके, 63 में से 29 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 34। अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप डेल एम फाइंड कर सकते हैं। डेल एम कैसे फाइंड करेंगे, अगेन हमने वही फॉर्मूला लगाना है। Z को मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ प्रोटॉन के साथ, और n को मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ न्यूट्रॉन के साथ, और इसमें से जो हमें गिवन मास है उसको माइनस करना है। ये गिवन मास कौन सा है, ये वाला मास, एक्सपेरिमेंटल मास, मास ऑफ कॉपर 2963। जो एटम दिया होगा उसको यहाँ लिख लेंगे। अब आप देखिए डेल एम, तो Z की वैल्यू अगर आप देखें तो कितनी दी है, Z की वैल्यू आपने निकाली 29। तो 29 को मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन के साथ। मास ऑफ प्रोटॉन आपके पास है 1.007276, फिर प्लस करेंगे, n को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूट्रॉन के साथ। n आपको दिया हुआ है 34, और
न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो आपके पास है 1.00865। अब इसमें से आप माइनस करेंगे जो एक्सपेरिमेंटल मास है। एक्सपेरिमेंटल मास आपके पास है 62.939598। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट लग जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 29.211004। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 34.29461। इसी तरह जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे 62.939598, तो आपने पहले इन दोनों को प्लस करना है और इसको माइनस करना है, तो आपके पास डिलेमा आ जाएगा। ओके, जब आप माइनस करेंगे और प्लस करेंगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 0.566016U। ये आपके पास आ गया डेल एम। अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम डेल एम को मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 के। लेकिन एक मसला है, हमें सारे एटम्स की बाइंडिंग एनर्जी मालूम करनी है, तो यहाँ पे हमें सारा मास रखना होगा। तो इसलिए ये जो मास आया है ये सिर्फ एक इस न्यूक्लियस का आया है, जबकि हमें 3 ग्राम के सैंपल में जो एटम्स थे वो हमने निकाल लिए। तो हमें टोटल मास निकालना होगा, क्योंकि यहाँ हमें 3 ग्राम का सैंपल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे, फॉर्मूले यही लगाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले फाइंड करेंगे टोटल मास। तो टोटल मास किसके बराबर होगा? टोटल मास के लिए हम एक काम करेंगे, हम इस डेल एम को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने हमने एन निकाले हैं उसके साथ। तो आप देखिए टोटल मास हमारे पास बराबर आएगा 0.566016 मल्टीप्लाई बाय जितना हमने एन निकाला। एन हमने निकाला था 2.87 10⁻²²2, क्योंकि ये हम किसके लिए कर रहे हैं? ये हम 3 ग्राम के सैंपल के लिए कर रहे हैं। तो आपके पास टोटल जो डेल एम आएगा, यानी टोटल मास जो डेल एम आएगा वो हमारे पास आएगा 1.62 ओके। ये जो ऊपर डेल एम है ये दरअसल हमारे पास क्या है? ये सिर्फ एक एटम का है, जबकि ये जो डेल एम है ये पूरे सैंपल का है। 3 kg जो सैंपल, 3 ग्राम जो सैंपल दिए हुए, kg नहीं ग्राम, ये उस पूरे सैंपल का हमारे पास डेल एम आया है। तो हमारे पास आंसर आया टोटल डेल एम का 1.62 एक्सपोनेंट 10⁻22 U। अब हमारे पास जब टोटल डेल एम आ गया तो हम इजीली बाइंडिंग एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा, अब हम इजीली बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी आपके पास इक्वल टू हो जाएगा डेल एम मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो आप इसी डेल एम को उठाएं जो टोटल के लिए है 3 ग्राम के लिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास है 1.51 एक्सपोनेंट 25 मेगा इलेक्ट्रॉन। ओके, इसी के साथ इस सवाल के
हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दरअसल हमारे पास इक्वेशंस लिखने हैं सिर्फ, तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। तो इसलिए अब आप एक आयरन के लिए इक्वेशन लिखनी है, एक आपको एफ के लिए इक्वेशन लिखनी है और एक आपको ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन लिखनी है। तो क्या बोल रहे हैं, राइट द बीटा प्लस डीके प्रोसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई इन अ प्रॉपर केमिकल रिएक्शन ZNA फॉर ईच डॉटर न्यूक्लियाई, ये आपको दिया वो ये आंसर्स है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो हमें क्या करना है, बीटा पॉजिटिव डीके करना है। तो बीटा पॉजिटिव डीके आपको पता होना चाहिए कि जो बीटा पॉजिटिव डीके है उसमें हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर में एक कमी हो जाती है, ओके, Y बनता है और मास नंबर आपके पास सेम रहता है। और इधर हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और इधर हम लिखते हैं न्यूट्रिनो, ओके, न्यूट्रिनो लिखेंगे। जबकि बीटा माइनस डीके में इधर हम ई माइनस लिखते हैं, इधर एंटी न्यूट्रिनो लिखते हैं। तो अब आप दोनों के लिए लिख ले। फर्स्ट पार्ट के लिए आप लिख ले 4 F918 अब आप देखिए कैसे लिखेंगे इसके लिए। तो आप इजीली आप इसको लिख सकते हैं F918, इसमें से एक कम हो जाएगा तो 9 से मिलके 8 बन जाएगा। और यहाँ जो बना है हम इसको 8 जो एटॉमिक नंबर होता है वो दरअसल ऑक्सीजन का है, ओके। और ये आपके पास हो जाएगा, ये अपनी जगह पे आएगा। ये ऑक्सीजन का आइसोटॉप्स बन गया E+ और न्यूट्रिनो। इसी तरह फॉर ऑक्सीजन आप देखिए बी पार्ट में 4O 815। तो आप इसको लेंगे, इसके एटॉमिक नंबर में एक कम हो जाएगा यानी 7 हो जाएगा। और 7 जो एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का होता है और 15 अपनी जगह पे रहेगा, ओके। इसी के साथ ये जो सवाल था सिर्फ इक्वेशन लिखनी थी तो इसके अख्तिताम हो गया। अब बढ़ते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन अगेन आपके पास जो है सैंपल दिए गए हैं, तो इसलिए ये भी आपके पास लेंथी क्वेश्चन है। और ये हमारा जो है आखिरी सवाल है टेक्स्ट बुक का। तो इसको करने के बाद हम लोग के टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मैं डेटा बना रहा हूँ। सबसे पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से इसका सॉल्व PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा अगर डाउनलोड PDF करने में अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो आप जो है दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके आप जो है इसका सॉल्व PDF जो है वो मांग सकते हैं, तो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम्स हो, नहीं समझ में आ रहा हो, आप वीडियो की कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको हाफ लाइफ दिया हुआ है CO का, कोबाल्ट। तो आप इन्हें इसको ईयर से सेकंड में चेंज करना है, ओके। तो एक ईयर में कितने सेकंड, एक ईयर में आपके पास होता है 365.25 डेज होते हैं। 25 कुछ लोग लिख लेते, कुछ लोग नहीं लिखते, तो आपकी मर्जी है। या इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको हाफ लाइफ दिया है, ओके। और आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ द रिलेटिव मटेरियल। आपको एक्टिविटी मालूम करना है। और आपको जो सैंपल है, डिवाइस यूज इन रेडिएशन थेरेपी फॉर कैंसर कंटेन 0.5 ग्राम ऑफ कोबाल्ट, यानी जो सैंपल है उसका मास दिया हुआ है। तो सैंपल के मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अगेन हमारे पास वही काम होगा। अच्छा, कोबाल्ट का आपको मास दिया हुआ है, तो इसकी मदद से आप जो कोबाल्ट का मास है, मास ऑफ कोबाल्ट
एन का पता होना चाहिए, कैपिटल एन, और कैपिटल एन तो आपको नहीं पता। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अच्छा दो चीज़ों का पता होना चाहिए एक्टिविटी के लिए। लेमडा एन फॉर्मूला है ना, एक्टिविटी का फॉर्मूला आपके पास होता है ए इज इक्वल टू लेमडा एन। तो आपको लेमडा भी पता होना चाहिए, एन भी पता होना चाहिए। आपको दोनों नहीं पता तो आप लेमडा मालूम करेंगे, लेमडा आप हाफ लाइफ से मालूम कर लें। तो टी हाफ बराबर होता है 0.693 डिवाइड बाई लेमडा। यहाँ से आप लेमडा फाइंड कर सकते हैं। तो लेमडा बराबर हो जाएगा 0.693 टी हाफ। तो अब आप देखिए 0.693 हाफ लाइफ आपने निकाला कितना है, 1.66 एक्सपोनेंट 8। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास लेमडा आ जाएगा। तो लेमडा का जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 4.17 एक्सपोनेंट -9 सेकंड इनवर्स। लेमडा तो आपके पास आ गया। अब आपको एन मालूम करना है। एन कैसे मालूम करेंगे, एन के लिए आपको अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे जो आपको मैंने इससे 5th क्वेश्चन में आपको बताया था। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम्स आपके पास हो जाएंगे कैपिटल एन, और जो आपके पास मोल है वो आपके पास इक्वल होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और एवोगाड्रो नंबर आपके पास कांस्टेंट होता है 6.02 एक्सपोनेंट 23। इसमें वैल्यू रख के आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपको जो सैंपल का मास है वो आपको दिया हुआ है डेटा में। अगर आप देखेंगे तो आपको सैंपल का मास दिया है 0.50 ग्राम, ओके, और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास आपके पास है। मॉलिक्यूलर मास की जगह आप यही वैल्यू यूज करेंगे 59.933819, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एटम्स। फॉर नंबर ऑफ एटम्स वी यूज दिस फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर ये आपके पास कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये दोनों वैल्यूज़ आपको डेटा में गिवन है, तो आपने सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेना है। तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एक्सपोनेंट 21। जब आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड और इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास n का फाइनल आंसर आएगा 5.02 एक्सपोनेंट 21। अब आप देखिए लेमडा आने के बाद और कैपिटल N की वैल्यू आने के बाद अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप एक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला आप लगा के आप इसकी एक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे एक्टिविटी पूछी गई थी। ओके, तो एक्टिविटी का फॉर्मूला लगा के, एक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो है आपके पास लेमडा n। तो लेमडा को n से मल्टीप्लाई कर देना है। लेमडा की वैल्यू आपके पास है 4.17 एक्सपोनेंट -9, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5.02 एक्सपोनेंट 21 के साथ। तो आपके पास एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा। तो एक्टिविटी का जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 2.1 एक्सपोनेंट 13 डिकेज पर सेकंड। ओके, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, डिकेज पर सेकंड, आप डीपीएस भी लिख सकते हैं, आप बीक्यू भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। और इसी के साथ हमारे जो चैप्टर के न्यूमेरिकल्स है विथ वर्किंग एग्जाम्पल
विद सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस एंड आल्सो टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल जो है वो इख्तिताम को पहुंच गए। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में दिए गए लिंक में से इसका सॉल्व PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो तो वीडियो की कमेंट्स में आप जो है किसी भी क्वेश्चन में रिलेटेड टू दी वीडियो कोई भी प्रॉब्लम हो, और इसके अलावा और भी किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो तो उसकी आप वीडियो की कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता करके अगर आपसे सॉल्व PDF अवेलेबल ना हो या डाउनलोड नहीं हो रहा हो तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके आप ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।